हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको अपनी तरफ से थैंक्स बोलना चाहूँगा। विंग्स टीम की तरफ से भी थैंक्स बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिला। मोर देन 1000 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा और उनको हमने ईमेल पे वो PDF भेज भी दी हैं। काफ़ी सारे लोग अभी और भर रहे हैं और जिनको अभी तक नहीं आई हैं उनको भी आज शाम तक हम भेजेंगे। तो जैसे जैसे हमारे पास फॉर्म के लिए रिक्वेस्ट आती जाएंगी हम जो PDF है उनको तक पहुंचाते जाएंगे। थोड़ा पेशेंस रखें। काफ़ी सारे लोगों को भेज चुके हैं। मोर देन 90% स्टूडेंट्स को हम भेज चुके हैं। बाकियों को भी आज शाम तक पहुंच जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों। विंग्स एक टीम की तरफ से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया। हमें काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिला। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप रजिस्टर्ड हुए, इसलिए भी कि एक्चुअल में आप लोग कितना इंटरेस्ट से हमारे लेक्चर्स देख रहे हो, तो उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो हम फाइनल अकाउंट्स कर रहे थे उसका सेकंड पार्ट है। तो जैसे मैंने कहा था कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आपको MCQs में पूछे जा सकते हैं। तो अब ये जो MCQs आएंगे उसके लिए आपको उस चैप्टर की प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। तो जो मैं आज का चैप्टर लेके आया हूँ वो फाइनल अकाउंट्स ही है विद एडजस्टमेंट। सिर्फ 2 सेशंस होंगे, आज का और कल का। तो इसको मैं ख़त्म करके नेक्स्ट टॉपिक जो है पार्टनरशिप शुरू करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं उम्मीद करूंगा कि सारे वो टॉपिक शुरू से देखें, क्योंकि बीच में से कोई भी देखेगा उसको वो टॉपिक समझ नहीं आएगा, क्योंकि हर टॉपिक हर जो लेक्चर होगा पिछले लेक्चर से जुड़ा हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। अब दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एडजस्टमेंट विद एडजस्टमेंट का मतलब क्या है। दोस्तों, हम जो फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, ये हम बनाते हैं हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस होता है उससे। मोस्टली आपके पास जो फिगर्स आएंगी, ज़्यादातर वो फिगर्स ट्रायल बैलेंस से आएंगी। आपको एक ट्रायल बैलेंस दे दिया जाएगा, उस ट्रायल बैलेंस से आप अपने अपने फाइनल अकाउंट्स जो हैं वो बना सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपना ट्रायल बैलेंस मेंटेन करते हैं या ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस छूट जाती हैं, रह जाती हैं, या कुछ ट्रांजैक्शन हम गलती से हमसे छूट जाती हैं। कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो जब हमारे पास कोई ट्रांजैक्शन छूट गई है, इट मीन्स आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो कंप्लीट नहीं है, आपने पूरी अकाउंटिंग कंप्लीट नहीं की है। तो आपको जो बची हुई ट्रांजैक्शंस जिनको आपने अभी तक अपने अकाउंट्स में नहीं लिया, अपने अकाउंट्स में ट्रीट नहीं किया, हमें उनको भी ट्रीट करना है। क्योंकि हमें अगर एग्जैक्ट साल का प्रॉफिट देखना है, फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है, तो हमें हर ट्रांजैक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा। हमें हर ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट में दिखानी पड़ेगी। तो जो ऐसी ट्रांजैक्शन जो हमने कहीं किसी वजह से अपने अकाउंट्स में नहीं दिखा पाए, वो हमारे ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट नहीं हुई, उनको हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो एक ओवरव्यू बताने के लिए, क्योंकि मैंने कहा कि आपको MCQs आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, जस्ट फॉर एन ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूं कि वो क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। वैसे ऐसे आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया होता है, ये मैंने कंप्लीट नहीं बनाया दोस्तों, ये कुछ इन्फॉर्मेशन ली है जो मुझे यहाँ पे आपको बताना, जिनके बारे में कि कैसे उनकी एडजस्टमेंट करनी। तो कुछ इन्फॉर्मेशन ली हैं अपनी मर्जी से, और इस तरह से नीचे आपको दिखेंगी कुछ एडजस्टमेंट। ये वो एडजस्टमेंट हैं दोस्तों जिनको हमें एडजस्ट करना है, जिनको हमें अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में, जो हमारे जितने भी अकाउंट्स हम मेंटेन कर रहे हैं उन रिकॉर्ड्स में हमें उनको लाना है। तो अब इनको एडजस्ट कहाँ करना है दोस्तों? जितनी भी एडजस्टमेंट हैं इसके बारे में मैं आपको बता दूं। हमारे 2 अकाउंट होते हैं और एक बैलेंस शीट होती है। एक होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, राइट, दूसरा होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरी होती है बैलेंस शीट। तो ये जितनी भी एडजस्टमेंट आपको नीचे दी होंगी दोस्तों, ये 2 जगह आएंगी। वो 2 जगह कौन सी हैं? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट, दोनों में से कोई एक। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग अकाउंट में भी आई और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी, दोनों में से कोई एक। और बैलेंस शीट में तो आनी ही आनी है, बैलेंस शीट तो कॉमन है। मतलब जितनी भी एडजस्टमेंट हैं ये आपकी बैलेंस शीट में ज़रूर आएंगी, और साथ ही साथ आएंगी या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पहली बात ये, क्योंकि मैंने कहा क्यों 2 जगह आएंगी, क्योंकि आपको पता है कि जो अकाउंटेंसी है ये एक डुअलिटी कंसेप्ट है। मतलब एक ट्रांजैक्शन 2 जगहों पे रिकॉर्ड होती है।
तो वो डुअलिटी कंसेप्ट कंप्लीट करने के लिए हमें फिर इन ट्रांजैक्शंस के जो इफेक्ट हैं वो दो जगह पे देने पड़ते हैं। और वो दो जगह कौन सी हैं? एक तो बैलेंस शीट कॉमन है, उसमें तो आना ही है, उसके साथ या तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट में आ सकता है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो डिपेंड करेगा इन्फॉर्मेशन टू इन्फॉर्मेशन। तो मैं आज एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें कुछ एडजस्टमेंट हम उनको करेंगे, बट बिफोर दैट पहले हम समझ लें कि एडजस्टमेंट को हमने अपने अकाउंट्स में शो कैसे करना है। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस चाहिए मुझे, ये बाद में बना लेंगे बैलेंस शीट का। दोस्तों, जो भी हमारी एडजस्टमेंट हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे एक्सपेंसेस दो तरह के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो हमें ये देखना पड़ता है कि जो एडजस्टमेंट दी है अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आती है तो हमें उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रीट करना है, अगर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आती है तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको ट्रीट करना है। बैलेंस शीट में तो करना ही ऑफ कोर्स। चलिए अब मैं पहले बात कर लेता हूँ एक्सपेंसेस की। और कौन से एक्सपेंस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। दोस्तों ओब्लिगस मतलब आउटस्टैंडिंग। दोस्तों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये वो खर्चे होते हैं जिनकी हमने अभी तक पेमेंट नहीं की। इट इज़ ए लाइबिलिटी फॉर अस, ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी होती हैं। अगर आपको एग्जाम में MCQs में कोई क्वेश्चन आ जाए कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए क्या है, तो ऑप्शन दे देंगे आपको, एसेट्स हैं, लाइबिलिटी है, इनकम एक्सपेंस है। तो एनी एक्सपेंस, कोई भी खर्चा जिसकी आप सर्विस ले चुके हो लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं की, उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं उनकी ट्रीटमेंट क्या है? दोस्तों ये दो जगहों पे आते हैं। मैंने कहा कि हर ट्रांजैक्शन दो जगहों पे आएगी, या तो ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों में से किसी एक जगह, इनमें से किसी एक जगह। दूसरी जो है, जो जहाँ पे आना ही आना है, वो क्या है? बैलेंस शीट। अब मैंने कहा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, मैंने कहा लाइबिलिटी है। तो आपको पता है बैलेंस शीट में एक लाइबिलिटी साइड है, एक एसेट साइड है। तो बैलेंस शीट में तो आएगा ही, लेकिन कौन सी साइड में? तो हम इसको कहेंगे ये कहाँ पे आएगा? लाइबिलिटी साइड में। थोड़ा सा साफ लिख दूँ क्योंकि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आती है बाद में। तो चलिए, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब हमेशा कोई भी जो ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड करनी है, पहले आपको उसका मतलब आना चाहिए कि इसका मतलब होता क्या है। एक्सपेंस तो आपको पता है खर्चा, और आउटस्टैंडिंग का मतलब वो खर्चा जिसकी आप सर्विस तो ले चुके हो लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किया। तो क्या ट्रीटमेंट मैंने बताई? अगर आपको बाहर यहाँ पे एडजस्टमेंट में कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, मैं अभी बताऊँगा आपको, अगर ऐसा कोई एक्सपेंस दिया है तो उसकी ट्रीटमेंट कहाँ होगी? ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट, किसी एक जगह। अब मैंने दोनों क्यों लिखा? क्योंकि देखो, अगर तो मान लो वेजिस लिखी है कि वेजिस आउटस्टैंडिंग, तो आपको पता है वेजिस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में आती हैं, तो उसकी एडजस्टमेंट होगी ट्रेडिंग अकाउंट में और साथ ही साथ बैलेंस शीट में तो होनी ही है। लेकिन अगर है सैलरी, तो आपको पता है सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो उसकी एडजस्टमेंट कहाँ होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बैलेंस शीट में तो होनी ही होनी है। तो मैं यही कह रहा था कि एक्सपेंस टू एक्सपेंस डिपेंड करेगा कि उसकी एडजस्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट में होनी है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दोनों में से किसी एक जगह, और साथ ही साथ बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में भी आपको देखना है कि एक साइड तो लाइबिलिटी साइड रहती है, एक एसेट। तो वो जो भी चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, एक्सपेंस अपना एसेट है या लाइबिलिटी है, तो उसके हिसाब से ही हमें ट्रीटमेंट देनी है बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे अब मैंने बता दिया। अब जैसे ये दोस्तों एक एग्जांपल दी है मैंने, ट्रायल बैलेंस से कुछ फिगर है, ये एक ट्रायल बैलेंस है, ऐसे ही बनाया है, कंप्लीट नहीं है। नीचे एडजस्टमेंट है वेजेस आउटस्टैंडिंग, कि हमारी जो वेजेस हैं वो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब जो हमें अभी पे करनी है, कितनी? 2000। सिंपल है दोस्तों कि हमें जो इस साल का खर्चा है, जिस साल का भी खर्चा, इस साल का या जिस साल का भी खर्चा या एक्सपेंस है, हमें उसी साल के अकाउंट में दिखाना पड़ता है, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट में है चाहे या प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये डिपेंड नहीं करता कि आप अगले साल पे कर रहे हो। मान लो मुझे इस साल का खर्चा है, मुझे आपने इसी साल के अकाउंट में दिखाना है, चाहे उसकी पेमेंट मैं अगले साल में करूँ, लेकिन खर्चा मुझे आपको जिस साल का है उसी साल के अकाउंट में ही शो करना है। अब यहाँ पे वेजेस आउटस्टैंडिंग है 2000, इसका मतलब इस साल
यानी जो भी साल ख़त्म हुआ, जो भी आपका अकाउंटिंग पीरियड है, मान लो अप्रैल से 31 मार्च है या 1 जन से 31 दिसंबर है, आपकी कुछ वेजेस आउटस्टैंडिंग थी साल के एंड तक जो आपने नहीं दी, लेकिन आपने जितने भी इस साल के एक्सपेंस इसी साल रिकॉर्ड करने हैं, तो बेशक आपने पेमेंट अगले साल की, डजेंट मैटर। अब वेजेस आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये इस साल का खर्चा है जो हमें देनी है। यहाँ पे जो ये वेजेस ट्रायल बैलेंस में शो की गई हैं 10,000, अब देख रहे हैं 10,000 की वेजेस, इट मीन्स ये वो वेजेस हैं जो मैं दे चुका हूँ, और ये जो बाहर वेजेस बताई हैं ये वो वेजेस हैं जो अभी भी देना बाकी हैं। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि टोटल तो मैंने 12,000 की वेजेस देनी थी, 10,000 जो मैं दे चुका हूँ, 2,000 जो मुझे और देनी है, क्योंकि ये इसी साल की हैं तो मुझे इसी साल के ट्रेडिंग अकाउंट में इसको बताना है, अगले साल के ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं, बेशक पेमेंट में अगले साल ही करूँ। तो अब क्योंकि वेजेस आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में आती हैं, तो इसकी एडजस्टमेंट यहाँ पे होगी। आपको पता है कि ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले आएगा ऊपर, फिर परचेजेस आती हैं, ठीक है, जैसे हम नॉर्मली ट्रांसफ़र करते हैं एक्सपेंस, वैसे ही आपने कर लेना है टू ओपनिंग स्टॉक और उसके बाद टू परचेजेस, जैसे हम ट्रेडिंग को नॉर्मली बनाते हैं। 50,000 का ओपनिंग स्टॉक आ गया, 1 लाख की परचेजेस आ गई, नॉर्मल जैसे हम करते हैं। अब आ गई वेजेस, तो वेजेस आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में आती हैं। मैं वेजेस लिखूंगा कितनी है, 10,000, तो जिसमें भी आपको एडजस्टमेंट करनी है, जैसे मैं भी वेजेस में कर रहा हूँ, उसको पहले आप अंदर ही लिख लो, क्योंकि इसमें अभी आपने एडजस्टमेंट करके नेट अमाउंट बाहर निकालना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि वेजेस आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब अभी 2,000 में वेजेस और पे करनी है, तो मैं इसके साथ उसको ऐड कर लूँगा, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस कितनी, 2,000। तो इस तरह इसको टोटल हमें 12,000 बाहर लिख देना है, क्योंकि बॉटम लाइन इज दिस कि जिस साल का खर्चा है उसी साल के अकाउंट में शो होगा। तो 10,000 में वेजेस ये बता रही है कि 10,000 की वेजेस मैं दे चुका हूँ, और ये कहता है कि 2,000 की अभी भी पेंडिंग है। इसका मतलब इस साल मुझे 12,000 वेजेस देनी थी, तो वो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है उस एक्सपेंस में ऐड होकर आपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देना है, या प्रॉफिट लॉस अकाउंट होगा तो उसमें डाल देना है। तो क्या किया हमने, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस जो थी ट्रेडिंग अकाउंट में हमने प्लस कर दी, जो पहले से वेजेस हमने दे रखी थी। दूसरी चीज़ मैंने कहा कि 2 जगह एडजस्टमेंट होगी। दूसरी एडजस्टमेंट कहाँ होगी, ट्रेडिंग अकाउंट में हो गई। दूसरी मैंने क्या कहा था, बैलेंस शीट, और कौन सी साइड, लाइबिलिटी साइड। तो मैं यहाँ लाइबिलिटी साइड में जो भी आप कैपिटल वगैरह लिखोगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस, क्योंकि लाइबिलिटी और कौन सी, सिर्फ ये 2,000, क्योंकि लाइबिलिटी तो हमारी 2,000 की है, 10,000 तो हम पे कर चुके हैं, वो कोई लाइबिलिटी नहीं है। लाइबिलिटी जो वो है जो हमें अभी फ्यूचर में पे करनी है, तो वो कितनी है, 2,000। तो जो आप बैलेंस शीट में शो करोगे वो ये जो बाहर 2,000 दिया है ये शो करना है, क्योंकि ये 10,000 का मतलब होता है कि ये वेजेस आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, ये आपकी कोई अब लाइबिलिटी नहीं है। तो ये 2,000 आपने लाइबिलिटी साइड में आपको दिखा देना है। हो गई इसकी एडजस्टमेंट। अब करते हैं दूसरी बात। अब जैसे मैंने कहा कि वेजेस आउटस्टैंडिंग हैं, तो हमने एडजस्टमेंट कहाँ की, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, दोनों में से एक जगह करनी है, डिपेंड करेगा। डायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग अकाउंट में, इनडायरेक्ट है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और बैलेंस शीट में तो आना ही आना है। अब बात करेंगे, ये हो गया एक्सपेंस जो आउटस्टैंडिंग है। दूसरे दोस्तों एक्सपेंस होते हैं जो प्रीपेड होते हैं, ये इसका उलट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब हो गया वो खर्चा जो अभी तक आपने पे नहीं किया, और प्रीपेड का मतलब होता है जो आपने एडवांस दे दिया, मतलब आपने अगले साल का खर्चा इसी साल में पे कर दिया। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, जैसे मैंने कहा कि 2 जगह आपने ट्रीटमेंट करनी है, बैलेंस शीट कॉमन है, इसमें तो आएगा ही आएगा। दूसरी चीज़ कहाँ, आपका जो भी एक्सपेंस आपने प्रीपे किया, आपने जैसे मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसका एक्सपेंस आपने प्रीपे किया, तो आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आपको शो कर देना है, जैसे आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस शो किया। लेकिन डिफरेंस क्या है कि आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्या किया था, प्लस। क्यों, क्योंकि ये वो खर्चा जो भी आपने देना है। वो प्रीपेड का मतलब होता है जो अपने अगले साल का इसी साल पे कर दिया, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इसको भी शो करना है, लेकिन उल्टा माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे दोस्तों, सपोज करो कि आपने 20,000 रुपये सैलरी दी, लेकिन उसमें से 5,000 सैलरी आपके अगले साल की है, तो वो जो खर्चा हमें 5,000 अगले साल का है वो तो अगले साल के अकाउंट में दिखाना है। मैंने कहा जिस साल का खर्चा आपने उतना ही उसी साल के अकाउंट में उतना ही दिखाना है। तो 20 में से 5,000 तो आपके अगले साल की सैलरी है, वो तो आपके अगले साल के अकाउंट में आएगी। तो हमने जो 20,000 सैलरी यहाँ लिखी उसमें से वो 5,000 माइनस कर लेंगे, क्योंकि इस साल की, इसका मतलब हमने सैलरी कितनी देनी थी, 15,000 देनी थी, तो वो 5,000 हम 20 में से माइनस कर लेंगे। अभी मैं एक एग्जांपल के तौर पे इसको दिखाता हूँ। जैसे ये रेंट है दोस्तों, आपको पता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है। अब इसकी ट्रीटमेंट सबसे पहले तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में होगी। ये रेंट हमने यहाँ लिख लिया, टू रेंट। अब क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट करनी है, 15,000 है,
यहाँ पे लिखा है प्रीपेड रेंट कितना 5,000। ये जो रेंट हमने दे दिया हुआ है, बाद में हमें कहीं पता चलता है कि इसमें से 5,000 तो अगले साल का है, वो तो अगले साल के अकाउंट में आएगा। इट मीन्स इसमें से हम माइनस कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इस साल का जो रेंट था वो 10,000 ही था। 15,000 तो इसलिए कि 5,000 तो अगले साल का है, तो वो तो अगले साल में पे करना है। तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा मेरा प्रीपेड रेंट। क्यों माइनस हो गया? क्योंकि इस साल का एक्चुअल रेंट मेरा 10,000 ही था। तो क्या सीखा आपने कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं वो आते दोनों ही डेबिट साइड में है, प्रीपेड भी और आउटस्टैंडिंग भी, लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमेशा क्या होंगे? प्लस हो जाएंगे, और प्रीपेड एक्सपेंस हमेशा क्यों होंगे? माइनस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रीपेड इसका मतलब एडवांस दिया है वो अगले साल का है। तो अगर 15,000 हमने टोटल दिया जिसमें से 5 अगले साल का है, इट मीन्स मैंने अभी कहा कि इस साल के जो खर्चे हमें इसी साल के अकाउंट में शो करने हैं। तो इस साल का खर्चा मतलब 10,000 था, तो वो मैं 5 यहाँ माइनस कर दूंगा क्योंकि ये मुझे अगले साल अभी पे करना है। तो एक्चुअल में इस साल का 10,000 है। तो ये दोनों की ट्रीटमेंट आपने सीखी। अच्छा, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो एडजस्टमेंट कर ली, दूसरा मैंने कहा बैलेंस शीट में भी करनी है। तो बैलेंस शीट में भी रिवर्स है। आपके जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं वो हमने कहाँ शो किए थे? लायबिलिटी साइड में, आप देख रहे हो यहाँ पे। लेकिन जो प्रीपेड एक्सपेंस हैं वो हमारे लिए कहाँ आते हैं? बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। तो मैं इसको यहाँ लिखूंगा प्रीपेड, ये आपके एसेट्स हैं, तो इसको लिखूंगा प्रीपेड रेंट। कितना रेंट प्रीपेड था? 5,000। क्योंकि ये आपका एसेट इसलिए है क्योंकि इसका बेनिफिट अभी आपको अगले साल में मिलना है। तो ये वो खर्चा जो आपने एडवांस दिया, आप एट सम पॉइंट वापस भी ले सकते हो कि ये एडवांस दिया था, आप मुझे वापस कर दो, अगले साल का मैं अगले साल में पे करूँगा। तो जब तक हम जिस पर्पज़ के लिए हमने एडवांस दिया है हम वो ले नहीं लेते, वो सर्विस ले नहीं लेते, तब तक वो हमारे लिए एसेट का काम करेगा। तो इसलिए हम इसको कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। प्रीपेड रेंट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है और एनी एक्सपेंस प्रीपेड इज एन एसेट। सिंपल। चलिए दोस्तों, 2 एडजस्टमेंट हो गई हैं, आपको बता दिया मैंने। अब इंटरेस्ट एक्रूअड। अब दोस्तों इंटरेस्ट एक्रूड, यहाँ पे आप देखोगे ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब हम बात कर रहे हैं इनकम की। एक्सपेंस आपको मैंने 2 तरह के बताए, एक आउटस्टैंडिंग जो अभी तक हमने पे नहीं किया था, पे करना है, और एक हो गया प्रीपेड एक्सपेंस जो हमने एडवांस दे दिया। अब हम बात करेंगे इनकम्स की। इनकम्स की क्या ट्रीटमेंट है दोस्तों? अब सबसे पहले ये कि जो इंटरेस्ट हम रिसीव कर रही है हमारी इनकम है, और इनकम आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आती है। तो मैं इसको यहाँ लिखूंगा बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ? 10,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। अब हम बात करेंगे इसकी इंटरेस्ट एक्रूअड। एक्रूअड का मतलब होता है दोस्तों ऐसा इंटरेस्ट जो ड्यू हो चुका है लेकिन अभी तक मिला नहीं हमें। ऐसी कोई इनकम जो ड्यू हो चुकी है, मतलब हम सर्विस दे चुके हैं, वो हमें लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई। हमने किसी को कोई पैसा दिया था उधार, अब साल भर का इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है, अभी तक हमें वो इंटरेस्ट मिला नहीं, लेकिन साल हो चुका है। तो ऐसी इनकम जो हम सर्विस दे देते हैं लेकिन अभी तक हमें नहीं मिलती, उसको एक्रूअड या आउटस्टैंडिंग इनकम भी कहते हैं। तो अब क्योंकि इतना इंटरेस्ट एक्रूअड है 4,000, इसका मतलब 10,000 जो मुझे मिला और 4,000 जो मुझे मिलना बाकी है, तो टोटल इंटरेस्ट मेरा 14,000 होगा ना इस साल का, क्योंकि 10 मुझे मिल चुका है। ये वो बताता है जो हम पेमेंट कर चुके हैं, रिसिप्ट कर चुके हैं, लेकिन ये बता रहा है कि 4,000 अभी और मिलना बाकी है। तो मुझे इसी साल के अकाउंट में शो करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया जिस साल का एक्सपेंस या जिस साल की इनकम उसी साल में शो करनी है। तो 10 मिल चुका था, 4 मुझे और मिलना है, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, ऐड इंटरेस्ट। कितना? 4,000 एक्रूअड इंटरेस्ट। तो 4,000 आपने इसमें ऐड कर लिया, तो ये हो गया 14,000। तो क्या ट्रीटमेंट हुई एक्रूअड इंटरेस्ट की? मैंने कहा 2 जगह करनी है। एक जगह कर ली हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और दूसरी हमने कहाँ करनी है? बैलेंस शीट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या किया आपने? सबसे पहले तो ये क्रेडिट साइड में आता है, इनकम है, और क्रेडिट साइड में क्या होगा? प्लस हो जाएगा जो इंटरेस्ट हम रिसीव कर चुके हैं उसके साथ। तो जो इंटरेस्ट हमने रिसीव किया 10,000, उसके साथ ही हमने प्लस कर लिया, तो 14,000 बाहर हो गया। और बैलेंस शीट में अब कोई भी इनकम अगर हमें अभी तक रिसीव नहीं हुई, इट मीन्स वो हमारे लिए एक एसेट है जो कि हमें फ्यूचर में कभी ना कभी वो पैसा हमें वापस मिल जाएगा। तो कोई भी इनकम अगर आउटस्टैंडिंग या फिर एक्रूड है जो अभी तक रिसीव नहीं हुई, हमारे लिए वो एसेट है, और बैलेंस शीट में हम उसको एज एन एसेट शो करेंगे।
एक्रूअड इंटरेस्ट कितना है, जितना एक्रूड है, मतलब आपने जो बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट डालनी है वो जो नीचे है, नीचे दी हुई सिर्फ ये डालनी है, बाकी हम कर चुके हैं, बाकी वो हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आ चुकी हैं, सिर्फ ये डाल देनी है कि जो एडजस्टमेंट हमें दो जगहों पे करनी है, तो वो एडजस्टमेंट हमें सिर्फ इतनी ही करनी थी जितना इंटरेस्ट ड्यू है या जितने प्रीपेड रेंट या वेजिस थे, ये आपको याद रखना है हमेशा। तो मैंने इसकी एडजस्टमेंट भी कर दी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा, सबसे पहले इनकम है, और दूसरा एक्चुअल जो इंटरेस्ट आपको मिला है उसके साथ वो ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब इस साल का 14,000 था और बैलेंस शीट में एसेट्स में आएगा, क्योंकि कोई भी इनकम अगर आपकी आउटस्टैंडिंग है वो आपके लिए एसेट का काम करती है। चलिए दोस्तों, ये भी हो गया। नेक्स्ट इज कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। दोस्तों ये जो कमीशन, ये भी हमारी इनकम है, ये भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आएगी, और सॉरी क्रेडिट साइड में आएगी क्योंकि इनकम है। अब कमीशन हमें रिसीव हुई थी 5,000, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5,000, लेकिन आगे लिखा है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम या कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस अगर कोई हमें एडवांस इनकम मिल जाएगी। दोस्तों अब ये उल्टा है जिससे पहले किया। इंटरेस्ट एक्रूड का मतलब हमें ऐसी इनकम जो अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई, सर्विस दे चुके हैं लेकिन इनकम हमें अभी रिसीव नहीं हुई, और कमीशन रिसीव एडवांस मतलब ये वो इनकम जो हमें पहले से ही मिल गई, एडवांस में मिल गई। अब ट्रीटमेंट इसका बिल्कुल उलट हो जाएगा। कैसे? हम इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही शो करेंगे। कौन सी साइड में? क्रेडिट साइड में, ये तो आपको पता है, लेकिन इसको माइनस करेंगे। आपने इंटरेस्ट एक्रूड को ऐड किया था, लेकिन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आप माइनस करोगे, और बैलेंस शीट में भी आपको इसको शो करना है। तो आपके लिए फिर ये लायबिलिटी, वो आपके लिए एसेट था, आपने यहाँ शो किया था एक्रूड इंटरेस्ट एसेट साइड में, लेकिन कोई भी इनकम जो आपको एडवांस मिलती है तो आपके लिए एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है कि जो इनकम आपको मिली इन एडवांस वो सर्विस अभी तक आपने प्रोवाइड नहीं की, वो सर्विस इन फ्यूचर प्रोवाइड करनी है, तो एक आपके लिए एक लायबिलिटी के तौर पे काम करती है। तो जो भी हमें एडवांस मिली कमीशन, वो हमारे लिए लायबिलिटी, हम इसको यहाँ लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये हमें कमीशन मिली 1,000 की, यहाँ पे तो आ गई बैलेंस शीट में, और यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या करना था? माइनस। क्यों? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो हम माइनस कर लेंगे 1,000 इसमें से। दोस्तों क्यों माइनस करना है मैंने अभी बताया, क्योंकि ये कमीशन जो है हमें एडवांस मिली है, मतलब ये अगले साल हमें इसकी सर्विस देनी है, ये अगले साल की इनकम है। तो मैं इसको इस साल की इनकम में तो शो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हमें 5,000 टोटल कमीशन मिली है, उसमें 1,000 हमें एडवांस में है, यानी वो अगले साल की है। इसका मतलब इस साल की तो 4,000 ही है। बॉटम लाइन तो वही है कि हमें ही इस साल के खर्चे ही या इस साल की इनकम से लिखनी है। तो इस साल की इनकम मतलब मेरी 4,000 ही थी, 1,000 तो हमें अगले साल का मिला हुआ एडवांस में, तो वो तो उस साल के अकाउंट में जाएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ से डिडक्ट कर लूँगा, माइनस कर लूँगा। और बैलेंस शीट में हमें ये लायबिलिटी के तौर पर शो करना है, ये हमारे लिए एक लायबिलिटी के तौर पर काम करेगी, ये हमारे लिए लायबिलिटी है। चलिए दोस्तों, आई होप ये भी आपको समझ आ गया। अब लास्ट फिफ्थ है डेप्रिसिएशन। सबसे पहले दोस्तों डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब पहले भी बता चुका हूँ। डेप्रिसिएशन मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, किसी एसेट की वैल्यू में कमी आना। फॉर एग्जांपल आप बिजनेस के लिए कोई गाड़ी खरीदते हो, अब जो भी कोई गाड़ी खरीदोगे, अगर आप उसको 1 साल के बाद बेचोगे तो जितने में आपने खरीदी थी उतने की नहीं बिकेगी। फॉर एग्जांपल मान लो आपने एक गाड़ी खरीदी 5 लाख की, 1 साल के बाद आपने बेची, वो बिकी 4.5 लाख में, तो जो 50,000 उसकी वैल्यू कम हुई उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो इसकी काफ़ी सारी वजह होती हैं कि क्यों डेप्रिसिएशन होती है। बिकॉज हम उसको यूज़ करते हैं, वेयर टेयर होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, चेंज इन टेक्नोलॉजी, बहुत सारी मल्टीपल रीजंस हैं कि किसी एसेट की वैल्यू क्यों कम होती है। तो इन शॉर्ट जो वैल्यू कम हुई उसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए तो एक लॉस की तरह ही काम करेगा। अगर आपके एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो आपके लिए लॉस ही है। जो चीज़ आपने लाख रुपये में खरीदी थी उसकी वैल्यू अगर 80,000 रह गई तो 20,000 का आपको लॉस ही है। तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस है। तो लॉस हम आपको पता है ये इनडायरेक्ट है। तो डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट क्या होगी? आप इसको एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे जो भी डेप्रिसिएशन है डेबिट साइड में, क्योंकि लॉस है आपके लिए। दूसरा, बैलेंस शीट में ये जो आपके एसेट्स हैं, जिस चीज़ पे भी डेप्रिसिएशन हुई किसी फिक्स एसेट पे ही होती है,
तो जब बैलेंस शीट में आप उस एसेट को लिखोगे तो उस एसेट की वैल्यू उतनी डिक्रीज कर लोगे जितनी डेप्रिसिएशन हुई। जैसे 1 लाख का एसेट था, 20,000 डेप्रिसिएशन हुई, वो 20,000 का अमाउंट आप लिखोगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। और बैलेंस शीट में क्या करोगे, 1 लाख का एसेट था, 20,000 डेप्रिसिएशन हो गई तो उसकी वैल्यू कितनी बची, 80,000। क्योंकि बैलेंस शीट में अपने एसेट की वैल्यू दिखानी होती है डेप्रिसिएशन निकालने के बाद। तो कितनी डेप्रिसिएशन हो गई थी, 20,000, तो आपने बाकी 80,000 आपने बैलेंस शीट में दिखाना। तो कैसे दिखाना है मैं करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे इसने कहा मशीनरी 50,000 है, ये एसेट है। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी 10%, मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन है, तो आपको पता है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी टू डेप्रिसिएशन। कितनी, 10%। तो हम कर लेंगे कि 50,000 की मशीन है और उसकी वैल्यू साल भर में 10% कम हुई, इसका मतलब डेप्रिसिएशन हुई 5,000। ये आ गया आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। अब आते हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड में। दोस्तों सपोज करो ये आपकी बैलेंस शीट है, इसमें आपने मशीनरी दिखाई है 50,000, ठीक है, ये आपकी मशीनरी थी 50,000 की, एसेट साइड में आएगी। तो जो डेप्रिसिएशन आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लगाई इसमें, वो यहाँ से आपने माइनस कर देनी है। माइनस कितनी डेप्रिसिएशन हुई थी, 5,000। यानी आपके पास अब साल के एंड में मशीन की वैल्यू कितनी रह गई है, 45,000। तो आपने उसको बैलेंस शीट में ऐसे शो कर देना है। दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम है उसमें ना तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आएगा, ना आपको पूछेंगे बैलेंस शीट, ना आपको पूछेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये आपको बनाने नहीं है। इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि जो आपने एक्सपेंसेस कौन कौन से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम्स, एक्रूड इनकम्स और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और डेप्रिसिएशन, अगर इनके बारे में कोई MCQ आ जाए कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, कहाँ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ आता है। अगर डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे और ऐड हो जाएंगे, और अगर इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएंगे, और बैलेंस शीट में तो आता ही है। इसी तरह प्रीपेड एक्सपेंस का भी आपने याद रखना है। तो ये चीज़ें सिर्फ इतने ही याद रखना, आपको ये पोर्शन याद रखना है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट है और बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट है। इसी तरह प्रीपेड एक्सपेंस की बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट है और प्रॉफिट लॉस अकाउंट की में क्या ट्रीटमेंट है। इसी तरह इनकम्स की, आउटस्टैंडिंग इनकम्स या एक्रूड इनकम्स और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, उनकी क्या ट्रीटमेंट है ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में। और डेप्रिसिएशन की क्या ट्रीटमेंट है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में। जस्ट आप उनको ट्रीटमेंट याद रखो कि किसकी क्या ट्रीटमेंट है। तो कल मैं इस टॉपिक को क्लोज करूँगा, और जितना मैंने आज पढ़ाया है इसको कल मैं आपको एक चार्ट में बना के दिखा दूंगा कि किस चीज़ की क्या ट्रीटमेंट है। वो आपको पूरा चार्ट आ जाएगा आपके सामने, फिर आपको याद रखने में आसानी होगी। अभी तो मैं मिटा रहा हूँ एक एक चीज़ करके, कल पूरा आपको चार्ट बताऊंगा और कुछ 2-3 एडजस्टमेंट और हैं वो भी दिखा दूंगा। तो कल हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आप तैयार रहें पार्टनरशिप के लिए, बहुत जल्द वो शुरू होगा। कल ये खत्म हो रहा है, इन परसों से वो शुरू हो जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और बहुत मज़ेदार टॉपिक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।